आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस फिर से आज हाजिर हम आपके लिए एक और मजेदार सेशन लेके। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर का जो हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर बचा था उसको। तो एक एक क्वेश्चन को पार्ट बी के बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे कि देखेंगे एग्जामिनर किस तरीके से आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चंस को फॉर्म करता है और किस तरीके से आपको वहां पर अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके उसका सही आंसर निकालना है। एंड साथ में जानेंगे कि आपको किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है ताकि आप अपना एग्जाम में टाइम बचा सके और कंफ्यूजन से भी बच सके। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1, डैश रिफर्स टू अ सेट ऑफ नॉर्म्स अप्लाइड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर regulated by well established, easily recognized and relatively stable norms for smooth functioning of society and social relation। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से मानव और सामाजिक संबंधों के सुचारू संचालन के लिए अच्छी तरह से स्थापित, आसानी से मान्यता प्राप्त और अपेक्षाकृत स्थिर मानदंडों द्वारा विनियमित मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर लागू मानदंडों का एक समूह है। लैंग्वेज टफ है लेकिन क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इसका सिंपल सा एक मतलब निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सेट ऑफ नॉर्म्स, यानी कि आपके कुछ नियम हैं उनका एक सेट है। मान लीजिए जैसे कि मतलब आपके नियमों का एक बंडल है एक तरीके से, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, ह्यूमंस के ऊपर लागू किया जाता है और किसके द्वारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे पहले से ही स्थापित है, पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो सारा काम है वो सही प्रकार से हो सके। क्लियर है आपको ये चीज। अब ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन निजी संस्था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक संस्था, कैपिटल इंस्टीट्यूशन पूंजी संस्था या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखा है सोशल रिलेशन और मुझे अपने आंसर में भी एक जगह दिख रहा है सोशल। तो जाहिर सी बात है सोशल रिलेशन बनाने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जो कि सोशल के ऊपर काम करे। तो सीधा सीधा देखिए आप अगर वर्ड टू वर्ड रिलेट करें तो ये आंसर हो जाएगा। प्लस एक ऐसी सोसाइटी जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन ही है और वो क्या काम करती है, नियम बनाती है जिसके ऊपर आप सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका यहाँ पर जो आंसर है वो निकलेगा पॉइंट नंबर डी, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन। इजी था बहुत। क्या हुआ बच्चों, लैंग्वेज टफ कर दी जाएगी लेकिन उसका बेसिक मतलब समझने की कोशिश करना, इजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन अ चाइल्ड थिंक एब्स्ट्रैक्टली। बहुत ही ज्यादा महान इजी क्वेश्चन। आपको बताना है कि पियाजे के हिसाब से वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्टली थिंक करता है। इसके बारे में अप्रोक्स हम 10, 15, 20 मुझे नहीं पता कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको 4 स्टेजेस पता है। सेंसरी होता है जहां पर बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, मैं आपको उनका कीवर्ड बता रही हूँ जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल है, यहाँ पर बच्चे के अंदर एनिमिज्म होता है यानी कि इमेजिनेशन करता है बच्चा। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के प्री ऑपरेशनल के अंदर होता है। साथ ही में रिजर्वेशन बोलूँ मैं या फिर बोलूँ आपका कंजर्वेशन, ये प्री ऑपरेशनल के टाइम नहीं होता है। ये दोनों चीज आती है बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट के अंदर, और साथ ही बच्चा लॉजिकली भी सोचना उस टाइम पर स्टार्ट कर देता है। और आपका बच्चा नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त रूप से सोचता है। इमेजिन मतलब माइंड में ही सारे कॉन्सेप्ट्स को वो माइंड में ही अप्लाई करना थोड़ा बहुत सीख जाता है। तो देखिए इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cognitive research trust tool allows the individual to choose from a number of different possibilities and alternative? आपको बताना है इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान का ट्रस्ट है। इनमें से चारों ही हैं लेकिन वो कौन सा है जिसमें आप कुछ दिए गए पॉसिबिलिटीज यानी आपके सामने कुछ आंसर्स मौजूद हैं, उनमें से आप आंसर ढूंढते हैं, तो वो कौन सा है। सेम क्वेश्चन शायद लैंग्वेज चेंज थी या मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक पेपर एनालाइज में कराया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं जल्दी से।
पहला ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यानी कि पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं। दूसरा है ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस, यानी कि विकल्प भावनाएं, संभावनाएं विकल्प। एंड अगला है प्लस माइनस इंटरेस्टिंग। एंड नेक्स्ट है कंसीडर ऑल फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड ऑल्टरनेटिव लिखा है और मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है ऑल्टरनेटिव एंड पॉसिबिलिटीज, तो बच्चा क्या करेगा, सीधा सीधा इसको मार्क कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पर इसका मार्क नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, इसका मतलब होता है कि जहां पर आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से आपको चूज करना होता है, यानी कि आप प्रायोरिटी के बेस पे चूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आप गए हैं शादी में, अरे चाउमीन भी है वहाँ पर, पाव भाजी भी है, शाही पनीर भी है और क्या बोले टिक्की भी है, लेकिन प्रायोरिटी पे मैं खाऊंगी शाही पनीर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही बात आती है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में कि आपके सामने बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से जो आपको सबसे पहले ज़रूरी लगता है प्रायोरिटी के बेस पे आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यानी कि पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेसिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये कौन क्या मानता है इसके हिसाब से। हु कंसिडर्ड इकोनॉमी एज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर गेटिंग पावर एंड डोमिनेंस इन सोसाइटी। किसने बोला कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज में सत्ता और प्रभुत्व पाने के लिए मूल संरचना मानी जाती है। तो इसका आंसर है आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाले का ऐसा कुछ नहीं है। आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plays a role in influencing the concept formation under self concept? आपको बताना है कि इन दिए गए तीन ऑप्शन में से कौन से वो कारक है जो किसी के सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म अवधारण का मतलब है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपने बारे में क्या परसेप्शन है, नजरिया है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो देखिए इनमें से कौन सा आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म अवधारणा पर फर्क डालेगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर, दूसरा है मेमोराइजेशन स्किल एंड तीसरा है ऑर्डिनल पोजीशन। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपके घर में आप हैं, तीन भाई बहन हैं आप। ठीक है, आपका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो आपका मतलब कि वो बहुत अच्छी जॉब पे ऑलरेडी लगा हुआ है, कहीं अच्छी जगह सेटल है। जो आपका सेकंड नंबर का भाई है, ठीक है, वो भी अच्छी जगह सेटल है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा अभी मतलब आपका घूमने फिरने में ऐसा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो क्या हुआ, आपका कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझदार होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब आपको क्या बोला जाएगा हर टाइम पे, अरे तू तो कुछ करता नहीं है, तू तो कुछ करता नहीं है, तुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अपने भाई से सीख, अपनी बहन से सीख, अपने मामा के लड़के से सीख, ताऊ के लड़के से सीख। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर ना, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, आपको अपने बारे में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वही बनने लगता है कि अरे यार मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब यही बोलते हैं मुझे। तो ज़्यादातर देखना लोग यही बोलते हैं कि अरे सब बोलते हैं मुझसे कुछ नहीं होता, शायद मेरे से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो क्या होता है, आपका फैमिली मेम्बर के साथ जैसा रिलेशन है, कहीं ना कहीं आपका अपने बारे में नज़रिया भी वैसा ही बनता जाता है। तो ये आपका इफेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए बेसिक तरीके से अपने आप से रिलेट करके क्वेश्चन को समझते हैं। तो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे अगर, तो वो चीज़ आप बहुत ही हार्डली भूलते हैं चीज़ों को। ठीक है, दूसरा है मेमोराइजेशन स्किल। अब मुझे कितनी चीज़ अच्छे से याद होती है या नहीं होती है, इसका मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है ऑर्डिनल पोजीशन। ऑर्डिनल पोजीशन का मतलब है फैमिली में आप कौन से नंबर पे आते हैं, भैया पहला भाई हो, बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, बीच वाला बेटा है, बहन बेटी है, क्या है, वो कहलाता है आपका ऑर्डिनल पोजीशन। अब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है ज़्यादातर वो लाडला होता है,
और जो सबसे छोटा होता है वो भी लाडला होता है। फंसता कौन है बेचारा बीच में, जो मतलब जो बीच वाला बच्चा होता है। तो क्या करे, उसे इधर से भी डांट पड़ती है और दूसरी तरफ से भी डांट पड़ती है। तो इसमें क्या हुआ कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही बनता जाता है, अरे भाई को तो ज्यादा प्यार होता है, छोटे को ज्यादा प्यार होता है। तो कहीं ना कहीं उसका अपने बारे में भी नजरिया जो है चेंज होने लगता है। तो आपका जो फर्स्ट है एंड थर्ड है, ये दोनों ही आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्क डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are the rights of children? आपको बताना है इनमें से कौन से बच्चों के अधिकार होते हैं। ठीक है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। पहला, बच्चों को हेल्थ सर्विस मिले, अच्छी उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। अगला है उनको जीने का हक मिले। तीसरा है कि उनको पेरेंट्स से केयर मिले। एंड चौथा है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन मदर टंग में मिले। तो देखिए, चारों ही चीज़ें ज़रूरी है। चारों में से अगर कोई भी होएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट आएगी। तो चारों यहाँ पर आपके सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह। चलिए अगला है 107 क्वेश्चन। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगन फ्रॉम। एक बच्चे की भाषा का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? 2 साल से, 1 साल से, जब बच्चा रोना शुरू करता है, फिर 5 साल से। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चा जब रोया तो कैसे रोता है? नहीं ना, बोल के रोता है ना। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी लैंग्वेज डेवलप होना वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी बच्चों, प्याज हमने जब डेवलपमेंट के पढ़े थे ना, स्टेजेस पढ़े थे हमने कि इस एज में इतना होता है, उस एज में। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, शायद क्लास नंबर 1 या 2 में से ही कोई क्लास है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर होएगा बर्थ क्राई। रोने से ही लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a general category of life skill? आपको बताना है इनमें से कौन सा जीवन का कौशल नहीं है। आपको मैंने लास्ट क्लास में 10 के 10 लाइफ स्किल बताए थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था इमोशनल, सोशल, इंटरेक्शन, थिंकिंग। जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था कि कौन सा इनमें से नहीं होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आप सब मुझे करेंगे। देखते हैं लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो कितना याद है आपको। तो पहला आज का आपका होमवर्क हो गया कि आपको 108 क्वेश्चन का आंसर खुद से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कंसिडर्ड इकोनॉमी एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी ऑन विच अदर इंस्टीट्यूशन आर डिपेंडेंट? किसने बोला कि अर्थव्यवस्था को किसी भी समाज की मूल संरचना माना जिस पर अन्य संस्थाएं निर्भर हैं? तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी आपका कार्ल मार्क्स द्वारा बोली गई थी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको मैं आपका आंसर बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर ऐसा आपके लिए समझाने के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true about टेक्स्ट बुक इन इंडिया? इंडिया में जो किताबें हैं उनके हिसाब से क्या बात सही है? पहला है कि जो टेक्स्ट बुक है वो करिकुलम को डोमिनेट करती है, यानी कि हमारा जो करिकुलम पाठ्यचर्या है वहां पर कहीं ना कहीं जो राज है, जो गद्दी है, वो टेक्स्ट बुक होता है। राजा की गद्दी पे भैया बाहुबली कौन है? सॉरी, बाहुबली, वो हमारा टेक्स्ट बुक है। अगला है ऑप्शन यहाँ पर कि जो टीचर है वो अपना ज्यादा टाइम तो क्या है उस टेक्स्ट बुक को पढ़ाने में, उसके साथ बच्चों को फैमिलियराइज कराने में, उसको सिंपल तरीके से पढ़ाने में ही निकाल देती है। अब देखो क्या होता है, आपका जो सिलेबस है ना कहीं अच्छा नहीं यही बुक पढ़नी है, 10th क्लास में गए हो यही वाली बुक पढ़नी है और इनमें से कौन सा पेपर में पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके करिकुलम को डोमिनेट करती है। और अगला है टीचर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ाता है। अरे भैया दूसरी बुक को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहते, एक पूरी हो जाए वही काफ़ी है। तो इस हिसाब से देखिए आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड है दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। Which sociologist argued that school is a miniature and reflection of society rather than a individual? किसने बोला? यहाँ पर एल मिसिंग है। ठीक है, किसी समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि स्कूल एक व्यक्ति के बजाय समाज का एक लघु रूप है और प्रतिबिंब है। ये किसने बोला? अब देखिए स्कूल के बारे में बात हुई है, सोसाइटी के बारे में बात हुई है, तो आपको याद होगा हमने जॉन डुई के बारे में पढ़ा था। जॉन डुई के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने सोसाइटी पे एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया था।
तो ये स्टेटमेंट बच्चों जो ये माना जाता है, ये इन्हीं का विचार है, जॉन डुए का, कि जो स्कूल है वो एक तरीके से आपके समाज को दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग कल्चर से, ट्रेडिशन से बिलोंग करके एक जगह आके यहाँ पर साथ में पढ़ते हैं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डुए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not one of the abilities which underlie critical thinking according to Edward Glaser? आपको बताना है इनमें से कौन सा एडवर्ड ग्लेसर के द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आपका जो गहन अध्ययन होता है एक तरीके से, उसके बारे में जो बात है वो गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि आप एडवर्ड ग्लेसर को भी दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से क्या चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। आपको बताना है जो चीज जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गैदर एंड मार्शल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जानकारी है उसको एकत्र करें। अब मार्शल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन यानी कि सपोज कीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को हल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो भी उससे ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट करेंगे। तो भैया क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये चीज़ तो हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है इग्नोर कर देंगे अजम्पशन को और वैल्यूज़ को, यानी कि आप क्या करेंगे कि कुछ जो आपकी वैल्यूज़ हैं या जो भी आपकी अजम्पशन है उनको इग्नोर कर देंगे। मतलब कि समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, आपके सामने कुछ सॉल्यूशन थे एक तरीके से, किसी ने आपको एडवाइस किया, अरे भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है तो इसको ऐसे करके दे, ठीक है, इसको मतलब को इस तरीके से रेफर लेके समझो। तो आपने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। अरे तुझे ज़्यादा पता है क्या, मुझे पता है, मैं कर लूँगा अपना, तो रहने दे। अब आप मुझे बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करके उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कोई आपको आके हेल्प कर रहा है, कोई सॉल्यूशन बता रहा है, तो क्या आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे? आप इग्नोर नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, हमें यही बोला है कि जो रिलेट नहीं करता वो ही बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं। सी में बोला है कि आपको एविडेंस को जो है जज करना है। सही बात है, आपके सामने जो भी सॉल्यूशन आप देखते हैं ना, इनमें से कौन सा सबसे बेहतर है, कौन सा सही होगा। और नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका ये तीनों ही क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो रिलेट नहीं करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is true about या according to Right to Education Act 2009? आपको बताना है कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है उसके हिसाब से कौन सी बात सही है। पहला है करिकुलम शुड कन्फर्म द वैल्यूज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें, जो हमें वैल्यूज, जो हमें मूल्य बताए हुए हैं करिकुलम के अंदर, वो चीज़ें होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है कि हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम तो पास करना ही करना है एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा होने से पहले। अब देखिए हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बातें बोली हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि किसी बच्चे का फेल नहीं करेंगे या फिर एक्टिविटी वाली चीज़ें डालेंगे, मतलब इस तरीके से जो भी आपकी बातें हैं वो करिकुलम को फॉलो करनी चाहिए। तो ये पॉइंट सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर बोला है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पास करने से पहले एक बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम अब नहीं होते हैं, तो ये हो गया गलत। बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके सीधा 12th में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ओनली फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, लर्निंग हैपन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंडीशन, कि लर्निंग कहीं भी हो सकती है, फॉर्मल औपचारिक तरीके से या फिर इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से। सही बात है, आपका जो एजुकेशन है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, ये चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है लर्निंग मॉडिफाइज चेंजेस द बिहेवियर, कि लर्निंग से क्या होता है आपके बिहेवियर में चेंज आता है, तो ये बात भी सही है, हमने चीज़ भी पढ़ी हुई है। एंड नेक्स्ट है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट से मेल जोल करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही सही आंसर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप हमें भी ऑप्शन दिखाया करिए ताकि हम भी आंसर को गेस कर सके, फिर देख सके हमें कितना आता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन रीड किया, देन आपको मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी बताए, लेकिन मैंने आपको ये वाले ऑप्शन शो नहीं करे। तो अगर मैंने आपको ये वाले ऑप्शन बाद में शो करे हैं तो इसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन देखकर, ये चीजें देखकर आंसर लगाओगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होगी पेपर में। इनके भरोसे मत रहना। पेपर में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं किस तरीके से बताती हूँ, अपना देखा करो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और आप फिर देखो कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो ऑप्शन मौजूद है, और अगर मौजूद है यानी कि आप बिल्कुल सही हैं, और अगर वो ऑप्शन मौजूद नहीं होता फिर आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत है ये वाले, नहीं तो आपको ये वाले ऑप्शन एकदम एंड में देखना है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सिर्फ उसीलिए ही इस तरीके का फॉर्मेट अप्लाई किया है आपके लिए, तो इनके अंदर मत घुसना ज्यादा, ठीक है, पहले उनसे ही सॉल्व करा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट दी सेल्फ कॉन्सेप्ट। वही क्वेश्चन आ गया कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर कौन फर्क डालेगा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसी आपके अपने बारे में अवधारणा बन चुकी है। पहला है नेम्स एंड निकनेम, किसका क्या नाम है, क्या निकनेम है। अब देखिए क्या होता है ना, कईयों का नाम घर पे क्या होता है कि अरे चिंटू चिंटू चिंटू, तो क्या स्कूल में भी अरे चिंटू इधर आ, छोटू इधर आ, अरे छोटू इधर आ, तो क्या होता है ना, कई बार ना टीज करने लग जाते हैं, तो उससे आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है, आप सक्सेस हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, 2-3 बार एग्जाम दे दिया लेकिन आपका कहीं पर नंबर नहीं आया, तो क्या होगा, आपका ना सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होने लगा कि अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। या फिर अगर आपको सक्सेस मिलने लगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, नहीं एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये चीज भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस कितना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप थोड़े से अगर मान लीजिए थोड़ा अपन हाई लेवल का थिंकिंग है, तो आपको ना चीज़ों को देखने का नजरिया भी अलग होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, अगर आप किसी कंडीशन में फंस जाए तो आप अलग तरीके से सोचेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में अवधारणा अलग बनेगी, तो इंटेलिजेंस भी फर्क डालता है। नेक्स्ट है सोशल एक्सेप्टेंस, यानी समाज में आपको किस तरीके से अपनाया गया है। जो बंदा अकेला होता है ना, उसका कहीं ना कहीं देखना अपने बारे में ये अवधारणा बन जाती है कि यार मैं मतलब मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, मैं शायद किसी के लायक ही नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके आत्म अवधारणा पर इफेक्ट डालती है। तो देखिए चारों ही यहाँ पर सही है। अब हम देखेंगे क्या चारों ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यस मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख गया है, तो मेरा ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, What kind of education is produced by human beings which are based cut and dried principle। आपको बताना है इनमें से कौन सी एजुकेशन है जो कट एंड ड्राइड प्रिंसिपल पर बेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट एंड ड्राइड प्रिंसिपल की। इसका मतलब होता है चीज को काटा और सुखा दिया। आम का चार डालना है भैया, आम का चार के लिए आम काटा और सुखा दिया, हो गया काम। तो क्या हुआ, यहाँ पर ना तो ज्यादा आपकी प्लानिंग लगी, ना तो यहाँ पर आपने कुछ सोचा, ना ही बहुत ज्यादा आपने काम किया, मतलब सिंपल आराम से आपका बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के इजीली चीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम कट एंड ड्राइड प्रिंसिपल। तो आपको बताना है कौन सा एजुकेशन इसके ऊपर बेस है, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो आप अलग हैं वो कहीं नोट डाउन करते रहना, ठीक है। बार बार जो है आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना है, और अगर कंफ्यूजन लगती है तो बार बार क्लासेस देखिए, आपके लिए अवेलेबल है हर टाइम पे। बस क्या करना है, माइंड से कॉन्सेप्ट हटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ एफिशिएंट एंड क्रिएटिव। कि अब देखिए आपको चार ऑप्शन में या तो एफिशिएंट या तो क्रिएटिव यही दिखेगा। अब मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको कुछ क्रिएटिव करना होता है ना, वहाँ पर आपको बहुत प्लानिंग पहले करनी होती है। तो आपको कट एंड ड्राइड के अंदर ये चीज़ तो नहीं आएगी, लेकिन जो आपका एफिशिएंट होता है यहाँ पर ये इस प्रकार की एजुकेशन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग पहले से नहीं करनी होती है, एडवांस में आपको तैयारी नहीं करनी होती है। तो आपका यहाँ पर सही होएगा ओनली एफिशिएंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल ऑफ कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। आपको मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी एक पेपर एनालाइज में कराया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा CORT यानी कि संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट का एक पार्ट है, ठीक है।
APC, PMI, CAF तीनों ही आपके होते हैं। मैं पहले ही एक पेपर एनालाइज में आपको करा चुकी हूँ, तो आप एक बार देख लेना कौन से में था, ठीक है, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। आपको बताना है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी है इनमें से कौन सा एक उसका स्टेज नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में क्या बोला गया कि जो एक ह्यूमन का माइंड है, सपोज कीजिए ये आपका माइंड है, जो माइंड होता है वो पर्सन का किसी भी कंप्यूटर के समान होता है। जैसे कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से हमारा माइंड भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, सेम कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, वो हमारी होती है यहाँ पर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना हमारी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझो बस। सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो चीजें आप देख कर महसूस करते। तो क्या हुआ, आपने ये चीज ले ली तो ये आपका इनपुट हो गया, जैसे कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका CPU। CPU यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, जो इंफॉर्मेशन बनने पर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं। तो ये जो CPU होती है यहाँ पर, ये होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है। तो क्या हुआ, अभी आपके CPU में इंफॉर्मेशन चलेगी, प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन बस थोड़े टाइम के लिए रहेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, CPU से ना आप करते हैं हार्ड डिस्क में। जैसे कि आपने कोई भी PPT प्रेजेंटेशन बनाई तो आपने उसको एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया, तो वो हार्ड डिस्क बन गई, यानी कि अब आपकी परमानेंट एक तरीके से या आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गई, जो कि हमेशा या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहेगी। तो समझा आपने, इनपुट होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो चीज़ आपने देख कर, छू कर, महसूस कर कर अपने अंदर इंफॉर्मेशन ले ली है। फिर CPU का काम होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जैसे CPU तो क्या करता है, काम करता है उसके ऊपर, आपका माइंड कैसे काम करेगा, रिट्रीवल करेगा, मतलब कि माइंड क्या करेगा, उसको मेमोरी को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे अंदर, तो वो चीज़ आपका लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, यानी कि हार्ड डिस्क में चेंज हो जाएगा। ये होती है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा चारों में से एक उसका स्टेज नहीं है। अब देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का हेरफेर। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन गई तो आपने मैनिपुलेशन किया, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन हो रहा है, तो ये आपका पार्ट होता है। आपको बताना है जो पार्ट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेमोरी का रिट्रीवल होता है, यानी कि प्रासंगिक जानकारी की पुनर्प्राप्ति होती है। इसका मतलब है, जैसे सपोज कीजिए आपने सारा चीज़ अब याद कर लिया, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने इसको स्टोर कर लिया, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, यानी कि अब उसे दिमाग से निकाल के उसे कहीं और जहाँ पर यूज़ करना है वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी होगा इसका पार्ट, लेकिन हमें बताना है जो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है यूजिंग सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो आपने इंफॉर्मेशन ली है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सेंसरी प्रोसेसिंग। सेंसरी प्रोसेसिंग आपका ये पार्ट ए में हो गया, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, तो ये भी नहीं होगा। बचा एलिमिनेशन से हमारा आंसर नंबर सी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर यही होगा। ठीक है, आपने आई होप सो इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी अब ढंग से समझ ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ, इसको ना मैं एक तरीके से और मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है एनकोडिंग, ये होता है डीकोडिंग, और ये होता है एक तरीके से स्टोरेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन क्रिएटिव थिंकर। जो पर्सन क्रिएटिवली सोचता है, जो पर्सन रचनात्मक रूप से सोचता है, उसके अंदर आपको क्या चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। पहला है एंजॉय चैलेंज, चुनौतियों को एंजॉय करता है। दूसरा है
प्रॉब्लम को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखता है। अगला है बहुत आसानी से डिमोटिवेट हो जाता है। और नेक्स्ट है डी ऑप्शन, जो समस्या को खोजता है। मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया है, आपको भी आ गया होगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं हर प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गेट्स इजिली डिमोटिवेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। Which article of Indian Constitution guarantees fundamental right to every arrested person? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है जो कि पर्सन अरेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना कि बेड़ियों में क्या कर लिया है, उनको कुछ गारंटी देते हैं। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है बेसिक। इसका आंसर है आपका आर्टिकल नंबर, या मैं कहूँ 22। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 121। नंबर्स बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? जो नंबर है ये किसने बनाया था? अमेरिकन, इंडियन, अरेबियन या पोर्तुगीज? तो देखिए ये जो इन्वेंशन है इतनी महान, ये हम भारतीयों की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियंस। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122। Which of the following type of school environment will make education more effective and that will be conducive to learning? आपको बताना है इनमें से, चारों में से एक वो कौन सा ऐसा माहौल है जहां पर कंड्यूसिव होगा, यानी कि जो बच्चों की शिक्षा के लिए फेवरेबल होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? पहला है भैया बहुत ज़्यादा गर्मी कर दो क्लास में और भीड़ से भर दो ताकि बच्चे जो है पसीने में तरबतर हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन भला क्या लर्निंग के लिए कंफर्टेबल रहेगी? बच्चा तो कंफर्टेबल रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है क्लासरूम बहुत छोटा है, यानी कि घिचपिच मच जाए, तो घिचपिच मच जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगला है टीचर चिल्लाती रहे चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चा हमारा लास्ट यानी कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके सही आंसर तो यही होना है। लेकिन देख लेते हैं पॉइंट क्या है कि जो क्लासरूम है वो अच्छे से डेकोरेटेड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में थोड़ा सा। फिर क्या आंसर होता है? यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल? एक टीएलएम का अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? टीएलएम के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो आपको सीखने में या फिर बच्चों को सिखाने में सहायक होते हैं। पहला, टीएलएम की यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एक टीएलएम को आप अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकें। अगला है टीएलएम लाइट वेट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, जिसको कहीं भी इजीली कैरी कर सके, मजबूत होना चाहिए। और नेक्स्ट है टीएलएम जो है फेमिलियर होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हो तुम फ्लावर और टीएलएम लेके आ गए हो तुम भैया चट्टान का, तो कैसे काम चलेगा? फेमिलियर लेना है तुमको। तो देखिए आपके टीएलएम के तीनों ही पॉइंट सही हैं, ये सारे पॉइंट मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following learning practice adopts learning centered educational practice? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि लर्निंग सेंटर्ड होती है, जहां पर जो पढ़ाई है उसको ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, पहला है ऑन साइट फील्ड एक्सपीरियंस, यानी कि जहां पर बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखे। अगला है इंटरैक्टिव एक्टिविटी, इंटरैक्टिव भी क्या होगा, यहाँ पर भी बच्चा करके चीज़ों को सीखेगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग, तो प्रॉब्लम क्या है, आपने बच्चों को एक समस्या दे दी और समस्या पर बच्चा लर्निंग करेगा, तो यहाँ पर भी बच्चे खुद करके सीखेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लर्निंग को सेंटर बनाया है, जो एक्सपीरियंस है ये क्या है, लर्निंग है, तो ये सेंटर है। अब यहाँ पर एक्टिविटी करा रहा है तो ये क्या है, लर्निंग है, तो ये सेंटर है। अगला है प्रॉब्लम के ऊपर लर्निंग बेस है, तो यहाँ पर भी लर्निंग सेंटर है। तो देखिए आपके तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? आपको बताना है किस इनमें से टीचर का क्या रोल होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि जहाँ पर समस्या का हल निकालना होता है, उस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो पहला है कि आपको एक ऐसा वातावरण एटमॉस्फेयर बनाना है जहाँ पर बच्चों को भय डर ना लगे।
नेक्स्ट है क्या बच्चों को प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, तोड़ मोड़ के समझने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आप बच्चों को हेल्प करेंगे ताकि बच्चा गहन अध्ययन करना सीखे, क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखे, अपने दिमाग को खोले, उसकी बत्तियां जलाए ताकि वो इंक्वायरी डिस्कवरी कर सके। पढ़ते ही समझ आ गया, हम इतने पेपर एनालाइज कर चुके कि हमारा माइंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, फियर फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, क्रिटिकल थिंकिंग में। तो देखिए तीनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 126। Which of the following restricts the versatility of language and its usage? इनमें से कौन सा लैंग्वेज यानी भाषा है ना उसको एक सीमा में बांध देता है, ये क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है। पहला है ऑर्डिनरी पीपल ओपिनियन इज द लैंग्वेज इज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोगों का मानना है भाषा सिर्फ और सिर्फ जो है बात करने का जरिया है। नेक्स्ट है द व्यू दैट स्पीच कम्युनिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज, कि यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पीच कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। अगला है जो लिंग्विस्ट है, यानी कि जो लिंग्विस्ट जो मतलब कि किसी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं लैंग्वेज क्या है, बस भैया ग्रामर डिक्शनरी है, ज़्यादा थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लैंग्वेज को एक सीमा में बांध दिया, बस ग्रामर है और डिक्शनरी है। लैंग्वेज को एक सीमा में बांध दिया, बस भैया कम्युनिकेशन है। और देखिए लेकिन सेकंड पार्ट में आपका लैंग्वेज बुक कहीं भी इन्होंने बांधा नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। इजी क्वेश्चन। चलिए ये आंसर हो गया आपका सही यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं आप, Which of the following are the result of linguistic exchange between languages of different families? अब क्या हुआ, अलग अलग लैंग्वेज फैमिली के लोग हैं, आप बहुत सारे दोस्त हैं, आपका एक ग्रुप है, एक है जाट, एक है बिहारी, एक है बंगाली, एक है क्रिश्चियन। तो क्या हुआ, अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। तो आप बताइए जब आप बात करेंगे तो आपके लैंग्वेज में क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्या इन चीज़ों का परिणाम होगा जब अलग अलग प्रकार की भाषा के लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। पहला है इको वर्ड। इको वर्ड का मतलब होता है घर, शर, खाना, वाना, ठीक है, या फिर पानी, शानी। तो क्या हुआ, ये कहलाते हैं इको वर्ड। अब क्या होता है, ये चीज़ हमारी लैंग्वेज में होती है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन का मतलब होता है जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रीपोजिशन है वो पहले आया, अब ये इंग्लिश की बात हो गई। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो बोलेंगे मेज पर। अब यहाँ जो प्रीपोजिशन आया यहाँ पर तो बाद में आया, यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज में जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो पोस्ट पोजीशन भी होगा। अगला है एग्जैक्टली सेम वर्ड इन ऑल इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज में सेम होता है, मतलब कि मेरे यहाँ पर अगर खाना बोलते हैं तो इंग्लिश में भी खाना ही बोलेंगे, नहीं इंग्लिश में तो फूड बोलते हैं। महाराष्ट्र में कुछ और बोलेंगे, क्रिश्चियन में कुछ और बोलेंगे, मतलब कुछ भी। तो देखिए ये पॉइंट आपका नहीं होगा। अगला है यहाँ पर रीडुप्लीकेटेड वर्ड, यानी कि घर घर खेलते हैं या फिर बोलते हैं कि खाना खाना, मतलब कुछ भी जो वर्ड रिपीट होते हैं। देखिए ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, तो यानी कि ये भी होगा। बचा क्या आपका, यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑप्शन गिवन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। Which of the following social skills are necessary in the child for using cooperative learning method? आपको मैंने cooperative learning method पढ़ाया है। cooperative learning method यानी कि जहाँ पर ग्रुप में रह के बच्चा काम को सीखता है। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ बच्चे के अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई समस्या आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगला है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना आना चाहिए। और अगला है ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी कि जो समस्याएं हो, मतलब कि जो ट्रस्ट है एक दूसरे पर, उनको थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, भैया हाँ जो तू कर रहा है सही कर रहा होगा। तो देखिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन, ट्रस्ट, चारों ही चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से 129। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनहेंसिंग
Pupil participation, which of the following are key features of effective group discussion? कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क क्या होता है, जहां पर कोलैबोरेटिवली साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जरूरी है ताकि साथ में मिलकर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। पहला है एक दूसरे से सवाल पूछें, या फिर क्या है एक दूसरे की हेल्प करें। तो देखिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। मैं अपनी मन की बात मन में रख लूं, आप अपने मन की बात अपने मन में रख लो, तो भैया पेपर तो हो गया नैया पार। तो ये चीज तो होनी चाहिए। और अगला है साथ में एक दूसरे की हेल्प करें, जब भी तो काम सही बनता है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dash is a qualitative approach analyzing student talks in response to a place in literature or a primary source in history। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जो कि साहित्य में जगह या इतिहास में प्राथमिक स्रोत के जवाब में छात्र की बातों का विश्लेषण करता है। यहाँ पर बोला है कि बच्चों की जब बातों का आप एनालाइज करते हो, बच्चे बातें कब करेंगे, या तो कोऑपरेटिव में करेंगे तो कोलैबोरेटिव में करेंगे, ठीक है। आपको बताना है जहाँ पर आप बच्चों को कोई टॉपिक दिया, उसके बेसिस पर बच्चे बातें कर रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से। अब कुछ बच्चों के मन में बात आएगी कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों नहीं होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग में तो टीचर साथ में ही काम करता है, ठीक है। तो लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या होता है, पीछे से देखता है, भैया क्या कर रहे हैं देखो तो जरा, ठीक है। चलिए 131 देखते हैं आप। Which of the following statement regarding teaching learning process is correct? इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के हिसाब से बात सही है। पहला है जो टीचर सेंटर यानी कि जहां पर सिक्का चलता है टीचर का, उनमें जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। ध्यान देना, स्टूडेंट जो होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, यानी कि स्टूडेंट भागीदारी करते हैं। अगला है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है, यानी कि जहां पर बच्चा खुद अपनी समस्याओं का निवारण खुद करे, या फिर अपनी जो सॉल्यूशन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है खुद बिल्ड करे। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव लर्नर होता है। देखिए मुझे इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा है टीचर सेंटर्ड में टीचर एक्टिव होती है और स्टूडेंट पैसिव होता है। एक्टिव मतलब कि जिसका रोल ज़्यादा होता है और पैसिव मतलब जिसका रोल कम होता है। तो देखिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव होता है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर पॉइंट इन्होंने उल्टे कर दिए हैं, तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। तो दोनों गलत हैं, तो आंसर होगा नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि दोनों सही, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए 132 which of the following is are the advantages of demonstration method of teaching? इनमें से कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग का एडवांटेज है। हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। पहला है इट स्टिमुलेट्स लर्निंग एंड अटेम्प्ट टू रिटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। सही बात है, ये हमने पढ़ा है। भैया हमें देखकर कुछ सिखाओगे तो बच्चे ध्यान से देखेगा ना, अच्छा वैसे हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इट रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शन एंड प्रमोट्स सस्टेन अटेंशन अमंग द स्टूडेंट एंड पेव्स वे फॉर यूजफुल लर्निंग। इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, बच्चा एक जगह फोकस करता है। अब मुझे आप कुछ चीज कर कर दिखा रहे हो तो मेरा क्या है, पूरा ध्यान वहीं रहेगा, मेरा अटेंशन वहीं पर रहेगा। तो ये बात सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट आर क्लियर्ड बाय द टीचर देन एंड देयर। भैया जो पूछना है अभी पूछ लो, बाद में कुछ नहीं बताऊंगी। सही बात है। जब भी बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तीनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। आपको बताना है हु इज अ ट्रू टीचर, सही मानने में शिक्षक कौन है। पहला जो समाजों के नियम से थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। ये भैया समाज ही कहता है तो नहीं, मैं टीचर के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो बात सही है वो मैं करूँगा, ठीक है। अगला है जो थोड़ा इम्प्रेशन जमाए अपना, ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने आपको बेसिक मतलब बताया इजीली रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट है जो एक आइडल मॉडल बन जाएगा, आई एम दी मदर टेरेसा, ठीक है। अगला है हु यूजेस टीचिंग एज अ मीन ऑफ एक्वायरिंग पोजीशन, मतलब पढ़ाई इसलिए ताकि मैं पोजीशन हासिल कर सकूँ। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले ज़रूरी है सोसाइटी के जो नियम है उनसे फ्री हो। सोसाइटी तो ज़्यादातर बोलती है लड़कियों को मत पढ़ाओ, तो क्या लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सोसाइटी के नियमों से थोड़ा दूर हो जाइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 134 which teaching approach is based on the belief that the teacher knows all and the learner is required to know। भैया मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, बैठो बैठो चुपचाप आराम से सुनो। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ये कौन बोलता है? जहां पर सिक्का चलता है टीचर का, कि टीचर को सब पता है, बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। इजी क्वेश्चंस हैं, देखें कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तक। नेक्स्ट है which humanistic psychologist considered learning to be essentially social in nature and educating children through social environment and make them good future citizen। ये बात किसने बोली है? ठीक है, कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों में प्रकृति में अनिवार्य रूप से सामाजिक होना सीख लिया और सामाजिक परिवेश में बच्चों को शिक्षित करना उन्हें अच्छा भविष्य बनाने वाला नागरिक बनाता है। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 which of the following statement regarding the operant conditioning by B.F. Skinner is correct। आपको बताना है B.F. स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला है, ध्यान से देखिए कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, पॉइंट को बढ़ा चढ़ा दिया है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जीरो, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा चुकी मैं आपको। देखिए पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है इसका मतलब होता है कुछ हटा देना, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कुछ देना। मैंने आपको क्या बताया था? प्लस मतलब कुछ आना और नेगेटिव मतलब कुछ जाना। तो यहाँ पर तो दोनों चीजें उल्टी दी हैं, तो यानी कि दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके गलत हैं। ठीक है, तो कोई भी सही नहीं है, तो आंसर होगा नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन यही खत्म है आपका, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 which of the following are true regarding the ways we speak a language। इनमें से कौन सा सही है, हम किस तरीके से बोलते हैं उससे रिलेटेड। पहला है कि हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है। ऑडियंस कैसी है हमारी, माँ बाप से बोलने का तरीका अलग है, दोस्तों से बोलने का तरीका अलग है, सही बात है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल पर्सनल एनवायरनमेंट सीक डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। अब स्कूल में जाओगे, जैसा प्रिंसिपल के साथ बात करोगे, अपने जो कलीग हैं उनके साथ अलग तरीके से बात करोगे, सही बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है द वे वी स्पीक कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर फिजिकल अपीयरेंस। अब मैं किस तरीके से बोल रही हूँ उसका मेरे पहनावे से क्या लेना देना? नहीं ना, मेरा पहनावे का बोलने से लेना देना हो सकता है शायद, लेकिन मैंने बोलने का पहनावे से कोई लेना देना, मतलब पहनावा के फिजिकल अपीयरेंस। अब मेरी लैंग्वेज है तो मैं जरूर थोड़ी मेरी बॉडी ऐसी ही होगी, तगड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। Which method of teaching is also known as heuristic method। आपका बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है heuristic method किसे कहते हैं। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका दूसरा नाम है डिस्कवरी मेथड। ठीक है, आगे बढ़े हैं यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, आपको बताना है heuristic method यानी कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया था। मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए आज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following technique can be adopted as a teacher in school classroom to use imitation for enabling young student to acquire positive and socially desirable behavior। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा देख कर, इमिटेट कर कर यानी कि ऑब्जर्व करके कोई चीज़ सीखे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको बेसिक यही बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शन है पहला कि जब भी आपका बच्चा कुछ पॉजिटिव बिहेवियर यानी कि अच्छी चीज़ देख कर करता है तो उसकी रिकॉग्नाइज करो, यानी कि उसे करो, हाँ तुमने अच्छा किया, तारीफ करो बच्चे की, वो कैम्बो खुश हुआ, ताकि बच्चा बार बार करे। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका कि जब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को जो है बताइए। ठीक है, ताकि बच्चा जो है उनको जो है इमिटेट कर सके। अब जैसे कि हमने क्या करा, हम पढ़ा रहे हैं गांधी के बारे में। गांधी जी क्या बोलते थे, हमें हमें वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। तो क्या होगा, बच्चा फिर ये चीज़ें देखकर सीखेगा। तो सही बात है, ये चीज़ भी आपको करनी है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है
डैश में भी रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन पर्सनालिटी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ द लर्नर। आपको बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन लर्निंग स्टाइल, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, लर्निंग सिचुएशन, इनमें से कौन सा पर्सनालिटी यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है और कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि आपका दिमाग कैसा है, इसके बीच में लिंक कौन तालमेल बिठाता है। अब देखिए क्या होगा, ये अपन का स्टाइल है रे बाबा। तो क्या हुआ, मेरा जिस तरीके का मेरा स्टाइल है सीखने का वो मेरी लर्निंग को भी यानी कि कॉग्निटिव मेरा जो दिमाग किस तरीके से चलता है उसको भी इफेक्ट करेगा, साथ ही में मेरी पर्सनालिटी को भी वो इफेक्ट करेगा। तो सही आंसर होगा आपका लर्निंग स्टाइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड अ कंक्रीट रिकॉर्ड ऑफ द कनेक्शन परसीव्ड बाय द स्टूडेंट एंड डज इट इंडिकेट हाउ द स्टूडेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एक कंक्रीट रिकॉर्ड है, कंक्रीट यानी जो चीज आप देख सकें सामने आपके हैं, दिमाग में नहीं घुमानी है चीजें, कंक्रीट रिकॉर्ड किस चीज का, कि बच्चा किसी भी चीज को कितना समझा है, कनेक्शन बना सके। ठीक है, आप बस कनेक्शन याद रखो, कंक्रीट रिकॉर्ड याद रखो। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो कॉन्सेप्ट मैप, क्रिएटिव मैप, कॉन्क्रीट मैप, लॉजिकल मैप। हमने पढ़ा है कॉन्क्रीट मैप होता है जो कि कॉन्क्रीट भी है, साथ ही में इसमें मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आप कनेक्शंस बनाते हो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डेट वॉज मेट बाय कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आपको मैंने ना कुछ लास्ट क्लास में क्राइटेरिया बताए थे कोलबर्ग के बारे में। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों में से वो क्राइटेरिया कौन सा है, या फिर दोनों ही है, मुझे नहीं पता। ठीक है, आपको बताना है कोलबर्ग ने जिसमें बोला कि पहले जो चीज किसी ने सीख ली है वो आगे जाके वो चीज भूलता नहीं है, बल्कि उन चीजों को अगली स्टेज में जाके मिला लेता है। यानी कि मैंने जो चीज पहले स्टेज में सीखी है कि मुझे जो है गुड बॉय गुड गर्ल जैसा मतलब कि था, पढ़ा था ना आपने कि हमें जो है ऐसी चीजें करनी समाज में हम सबके हिसाब से अच्छे बन सके, तो आगे आने वाली स्टेज में वो चीज़ भूल नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी उसको मिक्स कर दूंगी अपनी अगली स्टेज के साथ। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में मतलब भी समझाया था। आप बताना है हायरार्किकल इंटीग्रेशन होगा या फिर क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि जो हायरार्किकल इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब यही होता है। तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अगला है सम ऑफ टू नेचुरल होल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन खत्म। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है, एसोसिएटिव से, क्यूमुलेटिव से, आइडेंटिटी से या क्लोजर से। आपको मैंने एक क्लास में पढ़ाया था, एक या दो क्लास में पढ़ाया है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब होता है अगर आप किसी नेचुरल नंबर को इनटू कर रहे हैं या फिर नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी नेचुरल नंबर भी आएगा। अगर आप किसी रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर कोई रेशनल नंबर ही आएगा। चाहे ठीक है इस तरीके से करिए तो रेशनल नंबर ही बनेगा ना ये। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यही चीज़ बोलती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपको अपोजिट बताना है यानी कि एंटोनियम बताना है। फेवरेबल का मतलब होता है जो आपके हिसाब से सही है, इसका उल्टा हो जाएगा इनऑस्पिशियस यानी कि जो अशुभ है, यानी कि जो आपके हिसाब से चीज़ें सही नहीं होती हैं वो अशुभ होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। नॉट ओनली द सोल्जर डैश देयर कैप्टन वाज आल्सो कैप्चर्ड। ऑप्शन है एंड, सो, इफ, बट। ये सारे आपके बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर बट। चलिए 146 which of the following approaches of learning must be addressed for the development of creativity among the learner। अगर आप चाहते हैं बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना तो इनमें से आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्या बच्चों को फ्रीडम दीजिए, भैया तुमको खुली छूट है, पूछो कितना क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों का पूरा बराबर का भागीदार होना चाहिए बच्चों को। प्रोसेस का मतलब यही होता है जहाँ पर बच्चा खुद चीज़ों को कर कर सीखता है। अगला है नेक्स्ट है कि आपको प्रॉब्लम मतलब कि आपको ध्यान देना है किस तरीके से बच्चों के सामने प्रॉब्लम को रखना है, किस तरीके से आपको बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना है। तो देखिए हमने आंसर समझे, अपने ऑप्शन समझे, हमें पता चल गया तीनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चला के बढ़े यहाँ से। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग। कंपैशनेट यानी कि दयालु, इसका
आपका सिनोनिम होगा दयनीय यानी कि पिटीफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 148 7 to 11 year old child watch a model play a bowling game and donate some of the item he want to a needy children fund. The above statement will develop which of the following kind of behavior in these children. आपको बताना है कि मतलब कि 7 से 11 साल के बच्चे जो हैं देख रहे हैं कोई बॉलिंग का गेम खेलता है, ठीक है, और फिर उसको जो भी चीज़ जो है उसको प्राइज में मिली, उसने वो जो बच्चों को ज़रूरत वाला फंड होता है ना उसमें जाके दे दिया। तो इस प्रकार के बिहेवियर से बच्चा क्या सीखेगा? एग्रेशन सीखेगा या प्रोसिक्यूशन बिहेवियर सीखेगा? मुझे लगा एग्रेशन तो सीखेगा नहीं, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है सोशल बिहेवियर, एक तरीके से देखिए ऐसा बिहेवियर जहाँ तक कुछ अच्छा करना सीखे, तो जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन बिहेवियर सीखेगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन इंटीजर? आपको बताना है इंटीजर का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा बात सही है। अब आप देखिए चाहे इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए या फिर आप नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, प्रॉपर्टीज ज़्यादातर आपकी सेम रहती हैं। ठीक है, तो पहला है मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, अगला है मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड एंड नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर, यहाँ पे एडिशन भी आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन समझिए। एसोसिएटिव का मतलब होता है, ठीक है, आपका ये है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। क्या कोई यहाँ पर अंतर पड़ा आपका? आपके आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वो ही रहेगा। इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव। ठीक है, आपको ये 2 इंटू करने के लिए बोले थे, ये अलग था तो आपने क्या करा, इसको अलग करते इसको अलग कर दिया, या फिर आप क्या करें सी और ए को अलग कर दे और बी को साथ कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। अगला है मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, सेम वो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। तो देखिए ये बात भी सही है, ये भी सही है। अगला है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, इसका मतलब होता है देखिए ये इनटू है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस में a इंटू सी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये सब बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही आपके प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए 150 Which of the following is are the steps of interpretation construction design model? इनमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल के स्टेप है? पहले समझिए, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन मॉडल एक तरीके से होता है जहां पर आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं, ये एक आपका वो वाला मॉडल है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका स्टेप है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ना आपके मैं 7 स्टेप्स आपको बताऊंगी, ठीक है, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर 7 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, जब भी तो जानोगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जो कि आपकी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं उसको अपनी प्रॉब्लम से आप रिलेट करिए। नेक्स्ट होता है आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, जो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, अलग अलग जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा अलग अलग सॉल्यूशन सोचते हैं इसके, ठीक है, प्रॉब्लम के। नेक्स्ट होता है आपको कोलैबोरेशन, इसका मतलब है कि आप ग्रुप में बैठ के जितने भी आपने सॉल्यूशन सोचे हैं एक दूसरे से बोलते हैं, भैया तू बता तूने क्या हल सोचा, मैं बताऊंगा फिर मैंने क्या सोचा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आपने प्रॉब्लम सोचे हैं उनके ऊपर आप काम करते हैं और देखते हैं कि कितना वो चीज़ सही है। इंटरप्रिटेट करने का मतलब यही होता है ना, और अगला ये साथ में कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप खाली एक सॉल्यूशन नहीं निकालते, मैंने आपको क्या बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं। एंड नेक्स्ट होता है मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपके जो अलग अलग सॉल्यूशन निकले हैं आप हर एक सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा। ये सारे स्टेप आपके इसके अंदर आते हैं। तो आप देखिए आपका कंटेक्चुअलाइजेशन, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप और कोलैबोरेशन तीनों ही इसके अंदर आते हैं, तो तीनों ही स्टेप हैं।
तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर डैश वॉज वर अ सिंपल अपरेटस इन्वेंटेड बाय B.F. स्किनर। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऑप्शन में दिख रहा है टीचिंग मशीन, लर्निंग मशीन, और B.F. स्किनर ने इन्वेंट किया था। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि टीचिंग मशीन B.F. स्किनर ने इन्वेंट करी थी। तो क्वेश्चन खल्लास, टाइम ज़्यादा लगाना ही नहीं है, तो ओनली फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 152 इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव, अच्छा इडियम फ्रेज है, मतलब मुहावरा लोकोक्ति का मतलब बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है किसी के पैर की उंगलियों पर कदम रखने के लिए। हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में यहाँ पर मिसिंग हो गया। इंग्लिश में था टू स्टेप ऑन समवन टोस, टू स्टेप ऑन समवन टोस। अब कोई अगर आपके टोस पे, पैरों की उंगली पे खड़ा हो जाए तो भैया जान निकल जाती है कसम से, बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक चीज़ दिख रही है जहाँ पर आपको दर्द हो, वो है टू हर्ट इज फीलिंग। ठीक है, उसके टोस पर पैर रख दिया भैया, बहुत दुख पहुँचाया है आपने उसको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंटीजर। आपको बताना है इंटीजर के हिसाब से क्या बात गलत है। इंटीजर पता है ना, -2, -1, ये -15, ये सारे इंटीजर होते हैं आपके। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। आपका पहला ऑप्शन है कि कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जिसको आप सबसे बड़ा कह सकें। आप कितना भी बड़ा इंटीजर सोचिए, उससे भी बड़ा कोई होगा। जैसे कि मैं अगर सोचूं कि ये जो है सबसे बड़ा इंटीजर है, इससे बड़ा भी होगा और जीरो लगा दो, इससे बड़ा भी होगा और जीरो लगा दो, इससे बड़ा भी होगा और जीरो लगा दो, इससे बड़ा भी होगा और जीरो लगा दो। मतलब कि जितना भी इंटीजर आप बड़ा सोच लो उससे बड़ा भी होता है। तो भैया ये बात तो सही है, हमें क्वेश्चन पूछा है जो इनकरेक्ट हो, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। अगला है जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, सही बात है। ना तो ये माइनस में आता है ना तो ये प्लस में आता है, यानी कि ये भी सही नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, नॉन ऑफ द अबव, यानी कि नीदर। तो आंसर हो गया नोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 154। आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट। अनाड़ी, अनाड़ी का यहाँ पर अनाड़ी, अनाड़ी का ऑप्शन यहाँ पर होगा अगला क्राफ्टी, चालाक। ठीक है, यहाँ पर शायद आपका आर्टलेस था, मुझे मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आर्टलेस था। आर्टलेस का उल्टा यहाँ पर क्राफ्टी है। क्वेश्चन नंबर 155 है, आपको यहाँ पर ईडियम यानी कि मुहावरे का मतलब बताना है। अच्छा, मुहावरा यहाँ पर मिसिंग है, इसका यहाँ पर क्वेश्चन था टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, यानी कि सब चीज़ों को उलट पुलट कर देना। इसका मतलब होता है यहाँ पर आपका टू सर्च थ्रोली, अच्छी तरह से खोजना। मेज के ऊपर है, नीचे है, ढूंढ के निकालूंगा चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम। जहां पर आप किसी चीज का प्रूफ निकालें, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अगर A = B है तो चलो प्रूव करो कि B = C होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ किस में बताई थी, जहां पर आपको प्रूव करनी होती है कोई चीज़, मैंने आपको बताई थी सिंथेटिक मेथड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है, इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर डैश इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर। तो आपको बताना चाहिए जो जीरो है उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा प्ले जिसकी जो कहानी है वो बहुत उदास वाली होती है, ट्रेजिक भरी होती है, नहीं ये ट्रेजेडी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ काइंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स आर द मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेटिक्स अप्लाइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो प्रॉब्लम होगा जहां पर एनालाइज और सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहाँ करते हैं, अभी बताया था इफ इज A = B देन प्रूव B = C। तो क्या आया, इफ आया और देन आया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार करा चुकी हूँ, वहाँ पर पूरे क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपको छोटे में पूछ लिया। तो इफ और देन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स टीचर अवेलेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी गलत है, अवेलेबल आना चाहिए था, तो आपके पार्ट 3 में यहाँ पर गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द NCERT सिलेबस ऑफ EVS। आपको बताना है EVS के हिसाब से क्या बात सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इतने कर चुके हैं ना, आपको EVS के बारे में बहुत नॉलेज अब तक हो चुकी होगी। ठीक है,
पहला है ईवीएस में टॉपिक्स नहीं होते, थीम्स होती हैं, सही बात है। फैमिली थीम होती है, ऑक्यूपेशन थीम होती है, ट्रांसपोर्टेशन थीम होती है, कम्युनिकेशन थीम होती है, ठीक है। अगला है जो थीम होती है वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, सही बात है। फैमिली को ऑक्यूपेशन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसमें पहले माता पिता के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ते हैं माता पिता का क्या रोल होता है, क्या ऑक्यूपेशन होता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है थीमेटिक अप्रोच से आप अलग अलग सब्जेक्ट को भी रिलेट कर देते हैं, सही बात है। यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है या मैं बोलूँ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं आपका साइंस में भी आ जाता है। तो आपके ये तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है which is included या what is included in stage 1 of productive computer session। इतनी बार हम स्टेज 1 पढ़ चुके हैं, कितनी बार मैंने आपको बताया है। स्टेज 1 में हम सिर्फ रूल बताते हैं, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में सही दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए होगा, क्योंकि स्टेज 1 में हम कंप्यूटर यूज नहीं करने देते, सिर्फ और सिर्फ रूल्स बताते हैं कि आप क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, चलिए जानते हैं। ये होता है स्टेज 1, यानी कि ओनली फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अगला क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन खत्म। सोशल हिस्टोरिकल, अगर खाली कॉग्निटिव होता तो मैं पियाजे लगाते, लेकिन यहाँ पर सोशल है, तो सोशल किसने दी थी, ये वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई थी। तो ओनली सेकंड आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपको सारे देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनका आप आराम से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय द एज ऑफ 10, जब बच्चा 10 साल तक का हो जाता है, बच्चा क्या कर सकता है, क्या वो इमेजिन करके सीख सकता है या सिंबल। तो आपको पियाजे की मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें आप एज ग्रुप देखना, तो देखना बच्चा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, सिंबल तरीके से, दोनों तरीके से सीख सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के डेवलपमेंट में वातावरण क्यों जरूरी है आपको बताना है, ठीक है। पहला है जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, ये प्राइमरी कंटेक्स्ट होता है टू विच चाइल्ड रिलेट। इमीडिएट एनवायरनमेंट यानी कि जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे दोस्त हैं, इनका मेरे पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी क्या है, प्राइमरी कंटेक्स्ट है जिससे बच्चा रिलेट करता है, सही बात है। नेक्स्ट है वैल्यूएबल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद द इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगी, आप मेरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी अच्छी लर्निंग होगी। एंड अगला है एनवायरनमेंट का बहुत छोटा सा चिन्हों सा रोल होता है, ये तो गलत हो गया, एनवायरनमेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर थर्ड गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। What could be the reason to ask questions from listener in a story based lesson? जबकि स्टोरी आप सुनाते हैं उसके बेसिस पर लेसन होते हैं, बच्चों से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। पहला, ताकि बच्चों के अंदर थोड़ी जागरूकता, मोटिवेट करें। अच्छा बताओ फिर क्या हुआ था, अच्छा बताओ फिर वो क्या करेगा, तो क्या होगा, बच्चे की इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप होता है, मोटिवेट होता है बच्चा। नेक्स्ट है कि उससे आपको पता चलता है बच्चे को टॉपिक के बारे में कितना पता है, ये भी सही बात है, क्वेश्चन इसलिए ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हैं, सारे देखो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ टीचिंग ईवीएस, ठीक है। ईवीएस को पढ़ाने के आपके मकसद क्या है। पहला ऑप्शन है ताकि एनवायरनमेंट के बारे में बच्चा सीख सके, सही बात है। ईवीएस में ईवीएस के इशू पढ़ाए जाते हैं, पॉल्यूशन होता है, नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होता है। अगला है पॉजिटिव एक्शन को प्रमोट कर सके, सही बात है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी खर्च मत करो, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है ये जो है लिमिटेड कर देता है, यानी कि टेक्सचुअल, यानी कि टेक्स्ट बुक में बांध देता है ईवीएस। ईवीएस कभी भी टेक्स्ट बुक में बांधता नहीं है, ये तो बाहर की दुनिया और ज़्यादा बच्चों को दिखाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सही होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। Which of the following is are the ways of using media as a resource of teaching learning EVS? आप EVS पढ़ाते टाइम मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, टेलीविजन, लैपटॉप, कैमरास, जो भी आपके, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि जो बच्चा है वो साइंटिफिक या फिर एनवायरनमेंट चीज़ें पढ़ सकता है मैगजीन से, सही बात है, ये तो बिल्कुल न्यूज़पेपर है, ये एक मीडिया है, इससे बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में इश्यूज जो है वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट है बच्चे को आप पोस्टर बनाने के लिए बोल सकते हैं
ये भी सही बात है, पोस्टर के द्वारा जो है बच्चे की जागरूकता बढ़ती है किसी कॉन्सेप्ट को रिलेटेड। एंड अगला, आप न्यूज़पेपर की कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे रिसर्च कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। आपने क्या करा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग लिया, बोला अब आपको इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, एनवायरनमेंट में ये टॉपिक है, छानबीन कर लाओ पूरी। तो ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर आपकी सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does formulaic language consist of? फॉर्मुलिक यानी सूत्र भाषा में क्या आता है? सूत्र भाषा मैंने आपको बताया है वो होती है जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, उस टाइम पर जो उसे लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो अब बताइए उसे हम क्या सिखाएंगे? हम उसे सोशल इंग्लिश भी सिखाएंगे, आसपास साथ में कैसे बात करनी है, और दूसरा प्रोफेशनल इंग्लिश भी सिखाएंगे, जब कोई टीचर आए तो उसके साथ कैसे बात करनी है। तो दोनों ही यहाँ पर आपके देखिए सही हैं। ठीक है, चलिए 170, in which activity the evolved language is the pupil's own language no matter what their level is? यहाँ पर क्या पता वो कौन सी लैंग्वेज है जहाँ पर वो अपनी भाषा में लिखता है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता भैया स्कूल में लिख रहा है, बाहर लिख रहा है, दोस्त को लिख रहा है। तो क्या देखिए, ऑप्शन देखते ही मुझे समझ आ रहा है फ्री राइटिंग। यहाँ पर पूरी फ्रीडम होती है, तुम कैसे भी लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच क्रॉस सर्कुलर करिकुलर लिंक डू द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स कम? लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एनिमल आप किस में पढ़ते हैं? कंप्यूटर में तो नहीं पढ़ोगे, हिस्ट्री में नहीं पढ़ोगे, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ोगे, जाहिर सी बात है साइंस में पढ़ोगे आप लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन? प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन के हिसाब से क्या बात सही है? अब देखिए, पहले में बोला है आपको कि जो स्टेज 3 होती है वहां पर आप बच्चे को एक तरीके से कहेंगे काम करना सिखाते हैं, बच्चा काम करता है, सही बात है, स्टेज 3 में काम करता है। अगला है, मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन स्टे ऑन द टास्क कम अंडर स्टेज 1। स्टेज 1 में आप ये कोशिश करते हैं कि बच्चा टास्क पर रुका रहे। स्टेज 1 में आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स बताते हैं, आप बच्चे को टास्क पर तो जब भी रुकेगा ना, जब कंप्यूटर पर सिर्फ बिठा दोगे तो ये गलत हो गया। तो आपका खाली यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज? इस क्वेश्चन बहुत बार आ गया। ठीक है, ये वाला तो मेटा कॉग्निटिव यानी कि जहां पर अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं तो अपना मूल्यांकन भी करेंगे आप, और जब अपने बारे में सोचते हैं तो रिव्यू भी करेंगे, मैंने क्या किया था, क्या वो सही था, क्या ये सही है, आगे क्या करूं। तो देखिए दोनों ही चीजें आपकी मेटा कॉग्निटिव के अंदर ये आती हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज? लैंग्वेज के हिसाब से क्या स्टेटमेंट सही है? पहला है, इट प्रोवाइड अ बैंक ऑफ मेमोरी एंड सिंबल इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फेलो स्पीकर क्रिएटेड इन वंस लाइफ टाइम। ये क्या हुआ, एक तरीके से लैंग्वेज के रूप में ना आप किसी की यादें पूरी लाइफ टाइम में क्या स्टोर करके रख सकते हैं। क्या होता है, आपको बचपन की भी याद होगी, अच्छा मैं इस उम्र में यहाँ गया था, मुझे ऐसे चोट लगी थी, तो क्या हुआ, आप लैंग्वेज के थ्रू लाइफ टाइम अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, मेमोरीज को। तो सही बात है। नेक्स्ट है, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, नॉलेज आपकी जो है लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगी आपकी। तो देखिए आपके यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर, विच मॉडल कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ मेथडोलॉजी फॉर स्टोरी बेस्ड वर्क? अगर आपको स्टोरी के ऊपर कोई काम कराना है तो इनमें से आप कौन से मॉडल का इस्तेमाल करेंगे? 3 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज या फिर 4 स्टेज? तो देखिए पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसका सही आंसर होगा आपका 3 स्टेज मॉडल। अब 3 स्टेज मॉडल समझते हैं क्या होता है। इसमें पहला आपका होता है सेपरेशन, ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका होता है ट्रांजिशन, और लास्ट होता है इसके अंदर आपका रीइंटीग्रेशन। अब आप देखिए कई बार क्या होगा, आप जो स्टोरीज है ना वो ऐसी सिखाते हैं। सपोज कीजिए, अच्छा एक राजा था या सिंड्रेला थी, पहले अपना घर छोड़ के चली गई, फिर उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए, घर छोड़ के चली गई सेपरेशन, फिर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए जिसे उसने सॉल्व करिया ट्रांजिशन, फिर जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अपने घर वापस चला गया। तो स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी इसी मॉडल पे बेस होती है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, सबसे अलग हो जाते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो 3 स्टेज मॉडल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कैन बी असेस्ड बाय द टीचर थ्रू प्रोजेक्ट ऑन ईवीएस। आप ईवीएस पर अगर प्रोजेक्ट देते हैं तो इनमें से किसका मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। पहला कि क्या क्वालिटी है, मतलब किस तरीके से बच्चा प्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्ट को। दूसरा है बच्चे ने किस तरीके से सोच के प्रोजेक्ट बनाया है। तीसरा है लर्नर की क्या एबिलिटी है। या अगला है कितना वो चीज़ों को याद रख सकता है इस चीज़ को। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपका मेमोराइज करना कभी भी आपका किसी भी चीज़ को आकलन करने का वो नहीं होना चाहिए कि बच्चा कितना चीज़ों को याद रख सकता है, रट सकता है। ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। ईवीएस में क्या है, कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, बच्चा कितने अच्छे तरीके से सोच रहा है, किस लेवल पे सोच रहा है, बच्चे की कितनी एबिलिटी है कि वो कितने तरीके से एनालाइज कर सकता है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर सही होंगे। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड आना था आपका, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बिहेवियरल रोल। इनमें से कौन सा बिहेवियरल रोल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि आप बच्चों को एनकरेज करिए कि वो एक लर्निंग को जो सीखा है उसको दूसरी लर्निंग में ट्रांसफर करें। ठीक है, अगला है आपका कि टू एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट एंड मॉडल लर्निंग स्ट्रेटजी, कि आप क्या करिए, लोग चीज़ों को प्रेजेंट करके डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाइए। नेक्स्ट है आप बच्चों को प्रॉम्प्ट करिए, एक तरह से हेल्प करिए ताकि वो अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सके। एंड नेक्स्ट आप एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप कीजिए बच्चों का जहाँ पर बच्चे साथ में मिलकर काम कर सके, साथ में मिलकर सीख सके। आपको बताना है जो बिहेवियरल का पार्ट नहीं है। तो आपका देखिए बच्चों कोलैबोरेटिव जो होता है ये बिहेवियरल का पार्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये चारों ही टीचर के रोल में आते हैं, लेकिन बिहेवियरल के अंदर आपका ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल रोल। अब पूछ लिया है कि प्रोसीजरल रोल का पार्ट बताओ यहाँ पर क्या है। ठीक है, पहला है अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चा खुद से चीज़ों को जो है मतलब कि कर सके, बस बच्चा जो है खुद डायरेक्ट कर सके अपने आप को। तो आपको मैंने बताया था प्रोसीजर में क्या होता है, बच्चे को गाइड करते हैं। तो मुझे पहले ही ऑप्शन में सही आंसर मिल गया। यहाँ पर आप बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को खुद अपना रास्ता खुद बनाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। व्हाट कम्स अंडर राइटिंग एंड वर्ड लेवल वर्ड राइटिंग एक्टिविटी। वर्ड लेवल पे मैंने आपको बताया जहाँ पर भी वर्ड से रिलेटेड बातें हों वो आती हैं वर्ड लेवल के अंदर। पहला है कॉन्सेप्ट वर्ड वेब, यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है तो ये वर्ड लेवल में आएगा। अगला है फ्रेंड की लिस्ट। अब फ्रेंड लिस्ट में क्या होगा, श्याम, राम, रीना, मीना, ये सारे वर्ड्स ही तो हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका वर्ड लेवल राइटिंग के अंदर आता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी। अगर आप बच्चों को नए वर्ड सिखाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि सपोज कीजिए बच्चे को नहीं पता ये क्या होता है, इसका वर्ड नहीं पता, आप दिखाएंगे तो बोलेंगे ये माउस है। तो क्या कि आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, तो सही बात है। अगला है कोई एग्जाम्पल था बुक में, आपने उसका रेफरेंस दिया, अच्छा तुमने वहाँ पढ़ा था ना वो वाला, इसको नाम ये भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ये है। तो क्या हुआ, आप इस तरीके से भी नई वोकैबुलरी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम एज लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। म्यूजियम क्यों जरूरी है सोशल साइंस में। ठीक है, पहला है स्टूडेंट आर एबल टू रिलेट व्हाट दे हैव स्टडीड इन देयर टेक्स्ट बुक विच हेल्प इन स्ट्रेथनिंग देयर नॉलेज। इससे क्या होता है, बच्चे रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि हम ले गए उन्हें एक ऐसे म्यूजियम में जहाँ पर कारगिल वॉर से रिलेटेड चीज़ें लगी हुई हैं, तो बच्चों ने कारगिल वॉर के बारे में बुक में पढ़ा, फिर आगे जाके वो चीज़ें देख भी ली। तो सही बात है, रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है अ विजिट टू द म्यूजियम कैन स्टिमुलेट अ सेंस ऑफ इंक्वायरी अमंग द स्टूडेंट। कई बार क्या होता है बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें देख लेगा जिसको देख के बच्चे के अंदर ना थोड़ी वो होगी, अच्छा नहीं ये वाला क्वेश्चन पूछती हूँ मैम से, ये वाला पूछती हूँ। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है म्यूजियम क्या है, एक विजुअल एड है। विजुअल एड क्या होता है, जो चीज़ें देख कर हम सीखते हैं, और म्यूजियम में क्या होता है चीज़ें अलग अलग प्रकार की लगी होती हैं, तो जाहिर सी बात है विजुअल एड है। एंड नेक्स्ट है म्यूजियम विजिट कैन इनकलकेट एन एटीट्यूड ऑफ डिसइंटरेस्ट। अब देखिए डिसइंटरेस्ट तो नहीं आएगा, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द डाटा कंटेनिंग फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू। अब आप बताइए, जैसे कि क्वेश्चन ये है, आपको अलग अलग वैल्यूज दिया, ठीक है,
सपोज कीजिए ये था ये डाटा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, चाहे असेंडिंग में अरेंज करा चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करा, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अगर हम अरेंज नहीं करते तो उसे बोलते हैं रॉ डाटा, और अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम अरेड डाटा। तो हमें यही पूछा है, जहां पर आपने अरेंज कर दिया है तो सही आंसर होगा ओनली सेकंड, यानी कि अरेड डाटा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, अरेड डाटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 183 आपका मैथ्स का क्वेश्चन है ये। अ टेबल इज सोल्ड फॉर 12,000 एंड द मार्क प्राइस इज 15,000, तो बताइए डिस्काउंट कितना था। 15,000 की टेबल थी, 12,000 में दे दी, 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, कितने पे दिया, उसको दिया है 15,000 के ऊपर। तो आपको बताना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 183 का आंसर आप सब मुझे बताएंगे, मैंने आपको सामने करके दे दिया है ये चीज़, ठीक है। चलिए 184 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रेडिशनल असेसमेंट। ट्रेडिशनल असेसमेंट के हिसाब से क्या बात सही है, पहले के ज़माने में किस तरीके से मूल्यांकन होता था उसके हिसाब से। पहला है बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल एंड दूसरा है प्रोसीजर आर इंक्लूडेड टू करिकुलम। तो आपके ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये मेडिकल मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। और अगला है कि करिकुलम में ही सारी चीज़ें बताई होती थी किस तरीके से आपको करना है। तो आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द अननोन विच मेक्स द लीनियर इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन और डैश ऑफ द इक्वेशन। आपका ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप मैथ्स की पैडागोजी में पढ़ेंगे। आपको बताना है कि वो वैल्यू क्या कहेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन को सही बताती है, तो इसको हम रूट कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी इंट्रोड्यूस टू इंड्यूस न्यू वोकैबुलरी। सेम उसी तरह क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पर ऑप्शंस अलग थे। पहला है गेसिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट एंड दूसरा है सॉर्टिंग। अब मैंने सॉर्टिंग आपको पढ़ाया था कि वर्ड से रिलेट करता है, लेकिन ये रिलेट करता है छटाई से, ना कि ये नई वोकैबुलरी से रिलेट करता है। लेकिन जो गेसिंग होता है, गेस करना, ये आपका नई वोकैबुलरी से रिलेट करता है। तो ओनली फर्स्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following is our traditional approach adopted by the social scientist in understanding political science। पहले के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ाई जाती थी, आप इस तरीके से रिलेट करिए। पहले ज़्यादा फिलोसफिकल साइंस होती थी, दूसरा है क्वांटिटेटिव इंडक्टिव अप्रोच होता था, यानी कि साइंटिफिक बना देते थे। अब देखिए साइंटिफिक अब बनाते हैं, पहले तो क्या था, पुराना ज़माना चलता था, रट्टाफिकेशन चलता था, पहले साइंटिफिक नहीं बनाया जाता था पॉलिटिकल साइंस को, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है पहले से पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, इस पर फोकस रखा जाता था। तो देखिए आपके ये दोनों यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द टीचर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाना है लाइट चैप्टर का। तो आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, पहला है डायग्राम बना के पढ़ा सकते हैं या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे तो आप डायग्राम के थ्रू पढ़ाइए, डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाइए, दोनों ही तरीके से आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास। अगर टीचर को कोई ऐसा बच्चा मिले जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम मिले तो क्या करेंगे, पनिश करेंगे या फिर उसे सहानुभूति दिखाएंगे, काउंसलिंग यानी कि हेल्प करेंगे, या फिर बच्चे को वापस भेज देंगे। ना तो देखो पनिश करोगे, ना तो सांत्वना दोगे, ना तो यहाँ पर आप उसे वापस भेज दोगे। आप क्या करोगे, उसकी काउंसलिंग करोगे, उसको हेल्प करोगे, जिस प्रकार से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उसे निकाल कर दे सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are not similarities between social science and social studies। सोशल साइंस और सोशल स्टडी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है, आपको वो चीज़ बतानी है, ठीक है। पहला है बोथ आर आउटकम ऑफ सेम जीनस पैरेंथेसिस, दूसरा है ह्यूमन रिलेशनशिप इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन केस बोथ ऑफ देम, तीसरा है बोथ शेयर अ कॉमन बॉडी ऑफ कोर्स कंटेंट, एंड अगला है बोथ आर कंसर्न विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये सिमिलैरिटी नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बोला है कि दोनों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी दोनों जहाँ से करके देख सकते हैं। सोशल स्टडीज पहले होता था रट्टाफिकेशन, अब के टाइम पे सोशल साइंस बन गया है जहाँ पर बच्चों को चीज़ें अप्लाई करके समझाई जाती हैं। तो दोनों प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो
तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्स टू मेक सोशल साइंस क्लास मोर इंटरेस्टिंग। आप इनमें से किसके थ्रू सोशल साइंस की क्लास को और ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? पहला, बच्चों को बोलो कि प्रोजेक्ट बना के लाओ। ठीक है। अगला है, टीचर बच्चों को बोलती है कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो। अगला, टीचर टेस्ट ले लेती है। अगला है, रीड करने के लिए बोलती है। देखो, रीडिंग करने से, टेस्ट लेने से तो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। अब बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी कि यहाँ पर बोलती है प्रोजेक्ट बना के लाओ। जो कॉम्प्लेक्स इशू है, जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल इशू है, वहाँ पर बच्चा अगर प्रोजेक्ट बनाएगा तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा थोड़ा सा। ठीक है। आपको क्या करना है, कम्युनिटी से रिलेट करना है। कम्युनिटी से रिलेटेड बात यहाँ पर हमको यहाँ पर दी है कि आप बोलो कि जाके कम्युनिटी में आप जो है पार्टिसिपेट करो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जहाँ पर साथ में मिलकर सिखाया जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, लर्निंग प्रॉब्लम आर कंसिडर्ड इन स्टूडेंट ड्यू टू सम डिफेक्ट। यानी बच्चे के अंदर कोई लर्निंग में दिक्कत है तो किसी डिफेक्ट के कारण होती है। सही बात है। डिफेक्ट यानी कि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, तो ये सही बात है। अगला है, नो चेंज इन एक्सिस्टिंग मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट। जो आपका स्कूल है वह नॉर्मल उसी तरीके से चलता है, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता है। ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आपको ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपका ये बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, डैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर डैट अकर इन ईदर ऑफ द नंबर। जैसे कि 2 है और 6 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर निकले सबका इंटू करो तो ये क्या होता है, ये आपका एलसीएम होता है। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो एलसीएम इसका सही आंसर होगा, जहाँ पर आप सारे प्राइम फैक्टर का इंटू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसएएस। एसएएस साइड एंगल साइड के हिसाब से क्या बात सही है? साइड एंगल साइड यानी कि जहाँ पर 2 साइड और एक एंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको ये चीज़ दी हुई है कि जो 2 साइड है ट्रायंगल की वो कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल जो है बीच में वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में हाइपोटेनस मेंशन किया है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला है, यानी कि 2 एंगल की बात करी है, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर तीनों साइड की बात करी है, या फिर मतलब कि ये वाला भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी वाइल टीचिंग हिस्ट्री टू द लर्नर। अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा? पहला है, आप सारे फैक्ट बता दो। अच्छा, इस जैसे आप टीचिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा रहे हैं तो गांधी जी जब आए थे फिर इनको जेल में बंद कर दिया, मतलब बस फैक्ट बता दो और उससे ज़्यादा कुछ मत करो। अगला है, आप जो है क्विट इंडिया का जो चीज़ है वो अलग अलग चैप्टर के थ्रू पढ़ाओ। नेक्स्ट है, आप बच्चों को बड़े बड़े जो है मूवमेंट वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ा दो। एंड नेक्स्ट है, आप स्टूडेंट को बोलो याद कर लो। तो देखो याद करना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, चैप्टर पढ़ाते रहो, फैक्ट बता दो, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। सबसे अच्छा क्या होगा, हिस्ट्री क्या है, हमारी पहले हो चुकी बातें हैं, तो स्टोरी टेलिंग से बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activity is involved in the educational stage of pedagogical analysis। आपके इनमें से कौन सी गतिविधि शैक्षिक विश्लेषण में शामिल है? पहला, गिविंग फीडबैक। दूसरा है, इसके अंदर टूल्स होते हैं जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप चाहते थे क्या वो आप अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगला है, लर्निंग आउटकम क्या है, और दूसरा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर यही चीज़ होती है कि आपने जो चीज़ें सोची थी वो कितनी चीज़ें आप कामयाब होने में, पूरा करने में कामयाब हुए हैं, तो किसके थ्रू आप चेक करेंगे वो हमें ये चीज़ बताता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपोजिटरी अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस इज करेक्ट। एक्सपोजिटरी क्या होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है। ये दूसरा नाम है टीचर सेंटर्ड का।
तो बताना है टीचर सेंटर्ड के हिसाब से क्या बात सही है। पहला, इसमें जो प्रोसेस होता है पूरा टीचर कंट्रोल्ड होता है, सही बात है क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। अगला है ये डिडक्टिव थिंकिंग मेथड है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर जो है बताती है। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर लिखा है कंटेंट इज डिफरेंशिएटेड बाय द टीचर, यानी यहाँ पर जो भी काम है वो टीचर ने किया है और बच्चों को बस समझा दिया। यहाँ पर आपको बच्चे का कोई भी रोल नहीं बताया कि बच्चे ने भी कोई एक्टिविटी करी। तो देखिए यहाँ पर भी टीचर का ही सिक्का हमें चलता हुआ दिख रहा है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथोडोलॉजी साइंस रूल्स जनरलाइजेशन प्रिंसिपल। अरे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको पहले ही रूल बता दिए, पहले ही प्रिंसिपल बता दिए और आपको फिर बताना है, उन्होंने वेरीफाई करना है। इसका आंसर आप सब मुझे करेंगे जहां पर पहले ही आपको रूल बता दिए जाते हैं। इंडक्टिव होता है या डिडक्टिव होता है, इसका आंसर आप सब मुझे करेंगे। शायद 3 या 4 क्वेश्चन हो गए हैं आज आपके होमवर्क के लिए, याद रखना सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which of the following statement regarding method used in discovery approach to teaching science in teaching learning process correct। जब आप डिस्कवरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से क्या बात सही है। ओपन डिस्कवरी मेथड साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट के लिए गाइडेड डिस्कवरी मेथड होता है। ये चीज़ मैंने आपको 2 बार पढ़ाई है, एक पेपर एनालाइज में पढ़ाई है, एक टेस्ट पेपर में पढ़ाई है कि डिडक्टिव जो आपके होते हैं डिस्कवरी अप्रोच में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन डिस्कवरी, एक होता है गाइडेड डिस्कवरी। और जो ओपन है वो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो गाइडेड डिस्कवरी है वो स्टूडेंट्स के लिए टीचर इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, in order to make the practical work more effective which of the following points must a science teacher always keep in view। अगर आप चाहते हैं आपको प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो टीचर को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। क्लास एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट का वर्क क्रिएटिवली दिखाया या नहीं दिखाया। अब देखिए क्लास के एनवायरनमेंट अगर कोई कमी होगी तो बच्चा ढंग से एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट भी क्लास एनवायरनमेंट में ही हो गया एक तरीके से, तो ये भी ज़रूरी है। अगला है बच्चा जो भी चीज़ें करता है उसको अच्छे से दिखाओ ताकि बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे और ज़्यादा काम करने के लिए। तो तीनों ही यहाँ पर पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमने अपने आज के पूरे 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज कर लिया है। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप सब हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, भूला मत करो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अब आपको हमारे सेशन से हेल्प मिल रही है और कितनी हेल्प मिल रही है। ठीक है, और अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से रिलेट करता है तो आप उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।